Hey, hi guys, welcome to continuous previous year question solution video. So in this video I have taken previous year question for CAT 2022 slot 1. ठीक है, for arithmetic. So in that year we got 8 questions in arithmetic for slot 1 and सारे क्वेश्चंस हमने कॉपी कर लिए हैं एंड आई विल शो यू सॉल्यूशन की कैसे कैसे करना है हर क्वेश्चन को एंड क्या आपके दिमाग में उस क्वेश्चन को देखते हुए इन जनरल कैट के लिए इन जनरल क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए वी विल टैकल दैट पार्ट ओके. So starting with our question number one, a mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion. If a new mixture is created by adding this mixture, ठीक है, तो जो ये वाला मिक्सचर था हमारा, ये वाला मिक्सचर, इस वाले मिक्सचर को और शुगर सिरप को रेशो में किस में ऐड करा है 1:3 में. तो उसने एंड में पूछा रेशो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द न्यू मिक्सचर. ठीक है, तो मैं मानता हूँ देखो मेरे मिक्सचर की कॉम्पोजिशन है गाइस नॉर्मल. मैं आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट बहुत फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल जैसे हम अपनी क्लासेस में भी करते हैं. बिल्कुल बेसिक बेसिक जैसे मूव ऑन करते हैं हम, कोई फॉर्मूले के बेसिस पे नहीं भागते हैं जनरली, उसी तरह से हम इस वाले मूव करेंगे. ठीक है, तो मैं मिक्सचर में देखता हूँ मेरा है कौन कौन सा, लेमन जूस एंड शुगर सिरप. लेमन जूस का मैं मान लेता हूँ XML था, शुगर सिरप भी XML था, तो टोटल मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी हो गई 2x. ठीक है, अब इस मिक्सचर को उसने किसके साथ ऐड करा है, शुगर सिरप को, यानी मिक्सचर 1 प्लस शुगर सिरप, और ये रेशो में किसके हैं 1:3 के रेशो में है. ओके, सो अगर मेरे मिक्सचर की वॉल्यूम है 2x, तो मेरे शुगर सिरप की वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पे 6x. ये बात क्लियर है सबको, 1:3 है तो ये 6x. तो मेरी टोटल मिक्सचर न्यू मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी हो गई, न्यू मिक्सचर की वॉल्यूम हो गई 8x. तो इसके अंदर अब मेरा लेमन जूस कितना होगा और शुगर सिरप कितना होगा देखते हैं. तो मेरा जो मिक्सचर 1 है इसके अंदर कितना था ये XML, शुगर सिरप कितना था XML, और जो मेरा शुगर सिरप ऐड हुआ है ये कितना ऐड करा है मैंने 6 ml. तो ये लेमन जूस कितना है इसके अंदर 0, और शुगर सिरप इसके अंदर कितना है 6. सो मेरा लेमन जूस टोटल कितना हो गया x, और मेरा शुगर सिरप टोटल कितना हो गया 7x. सो हमसे इसने पूछा है रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप, तो इनका रेशियो क्या होगा x:7x, दैट इज 1:7. सो योर आंसर इज ऑप्शन डी, 1:7. सो गाइस क्लियर है. सो अगर मैं आपको बताऊं ये वाला क्वेश्चन, ये पेट क्वेश्चन है. इनफैक्ट अगर आपने हमारी वीडियोस अटेंड करी अरिथमेटिक मैराथन जिसके अंदर आई हैव कवर्ड 100 क्वेश्चंस, आई थिंक 102 क्वेश्चंस थे हमारे पास, जिसके अंदर काफी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और कैट पैटर्न से इंस्पायर्ड थे, कि कैट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हमने इस 102 क्वेश्चंस में कवर करे थे. ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ था. एंड गाइस अक्रॉस द क्वेश्चंस यू विल ऑब्जर्व एंड यू विल सी कि पेपर क्वांट्स का अरिथमेटिक बिल्कुल टफ नहीं आता. एंड आई थिंक वी हैव गॉट 8 क्वेश्चंस ना, 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22, सो रफली 35%. सो रफली 35% आपका पेपर जो था वो अरिथमेटिक का था. एंड अक्रॉस क्वेश्चन आप देखना कि कितनी डिफिकल्टी है कितनी डिफिकल्टी नहीं है. जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने करा अभी मेरे साथ, आपको क्या डिफिकल्ट लगा, नहीं, दिस वॉज इन माई ओपिनियन वॉज डूएबल. और खासकर अगर आपने हमारे 102 क्वेश्चन के अरिथमेटिक मैराथन लगाए हैं तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करे हैं. ठीक है, तो आपको बहुत इजीली हो गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो हमने ये तरीका लिया है कि मिक्सचर शुगर सिरप इनके अंदर लेमन जूस शुगर सिरप जो आया है जो फ्लो है ये सेम फ्लो हमारे सब क्वेश्चंस में हुआ है. ठीक है, आगे देखते हैं. Sorry. The average of three integers is 39. When a natural number n is included, the average of these four numbers remain an odd integer. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है. जो उसका एवरेज है ना 4 इंटीजर्स का वो होगा ऑड इंटीजर. द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज. सो आपको अभी उसने बोला है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 13. सो लेट से 3 नंबर कोई भी होंगे मेरे ABC, इनका एवरेज कितना है 13. सो सम कितना हो गया इन 3 नंबर का, A+B का कितनी वैल्यू है 13 × 3, दैट इज 39. अब उसने बोला है कि एक n नंबर ऐड करा है मैंने, दैट इज 39 + n, और इन 4 नंबर का मैंने एवरेज लिया. एवरेज के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 39/4. जो ये नंबर आएगा ये मेरा ऑड नंबर होगा. ठीक है, सो इसको करने का बहुत तरीका है कि मैं आपका डाल डाल के देख लूं नंबर, या फिर आप देखो कि 13 से अगर मिनिमम नंबर है तो एवरेज 11 देन 9 इस तरह से करूं. बट मेरे को पता है कि मेरे पास इसके 4 ऑप्शन है 1 3 4 5 1. मैं क्यों ना एन के अंदर इनकी वैल्यूज पुट करके देख लूं. तो पहले चेक करते हैं 39 + 3/4, ये तो ऑड ही नहीं है, ये तो ऑड ही नहीं है ना 4 से डिवाइड होगा. 42/4 कभी हमारा ऑड नहीं आएगा, इनफैक्ट डिविजिबल ही नहीं है. 39 + 4/4 ये भी नहीं है क्योंकि ये डिविजिबल ही नहीं है, नॉट डिविजिबल. 43/4 नहीं होता ना. थर्ड पे चलते हैं, 39 + 5/4
39 प्लस 5 44/4 11 पॉसिबल। चेक कर लेते हैं इससे कोई छोटी वैल्यू हमारे पास आ रही है क्या। 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 10। ये भी ऑड नहीं है। सो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 5। गाइस अब बताओ, ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज अ रियल कैट क्वेश्चन। दिस इज कैट 2022 स्लॉट 1। ठीक है। अगर किसी को लग रहा है फेक क्वेश्चन है, जाके चेक कर लेना, 2022 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है ये वाला भी। मतलब काफी बार क्लासेस में होते हैं ना बच्चों का कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या कैट में, बिल्कुल आते हैं, देख लो आपके सामने प्रूफ है ये। 8 क्वेश्चन कैट 2020 स्लॉट 1 से उठाए हुए, कैट 2022 स्लॉट 1। ओके। So question number 3 is Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of number of persons standing ahead of Pinky to the number of people standing behind her in queue is 3:5. So मेरे को आप बताओ, इस तरह से क्वेश्चन है ये कि ये लोग पिंकी के आगे हैं, दिस इज 3x। देन हमारे पास यहाँ पे पिंकी खुद है, पिंकी खुद है, पिंकी। देन ये लोग हैं जो पिंकी के पीछे हैं, इनका रेशियो है 5x। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। If the total number of person in the queue is less than 300, यानी 3x plus 1 for Pinky plus 5x, this is less than 300, then the maximum possible number of persons standing ahead of Pinky. That means आपको 3x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सो इफेक्टिवली आपको x मैक्स निकालना है। बहुत सिंपल है, निकाल लेंगे हम। सो ऐड कर देते हैं इन दोनों को। 8x इज लेस देन 299। सो चेक कर लेते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। x इज लेस देन 8 3 जा 24, 24 और 5 29, 9 कैरी कर लेते हैं। ठीक है, 59 x 8 7 जा 56 या 37 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। बट क्या x की वैल्यू कभी भी डेसिमल में आ सकती है आपकी? x की वैल्यू तो इंटीजर होगी, बिकॉज पीपल कांट बी इन डेसिमल ना, पीपल तो आपके इंटीजर होंगे। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 37। सो अगर x की वैल्यू 37 है तो पिंकी के आगे कितने लोग खड़े होंगे? आंसर इज इक्वल टू 3 into 37, दैट इज 3 into 37। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 21 1 2 3 3 9 2 11। सो योर आंसर इज ट्रिपल। क्लियर है गाइस? रियल कैट क्वेश्चन है, बहुत इजी था, डुएबल था, आपको बस फ्लो समझना है। सो मैंने आपको जो अरिथमेटिक मैराथन बताई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो वीडियो गाइस, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप देखो जाके वो वीडियो। आप सीखोगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इट्स नॉट जस्ट द सॉल्यूशन वीडियो, किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आप वो वाली चीजें उससे कवर करोगे। मतलब इन C2C, इफ यू आर नॉट अ C2C स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, C2C के तो हमारी अरिथमेटिक मैराथन जो मैंने ही लिया पूरी 102 क्वेश्चन वाली, उसके अंदर हमने पूरा फ्लो डिस्कस करा। इनफैक्ट आई थिंक हमने 102 का 102 क्वेश्चन सॉल्व करे। ऐसा कुछ नहीं किया एक भी क्वेश्चन स्किप करा हो हमने। पूरा, चाहे इजी है चाहे डिफिकल्ट है, प्रॉपर करे सॉल्व। तो वो वाली वीडियो जरूर देखना सब। ठीक है। Ankita buys 4 kilogram cashew, 14 kilogram peanuts, 6 kilogram almonds. When the cost of 7 kilogram of cashew is the same as that of 30 kilogram peanuts और 9 kilogram almonds. तो आपको इनकी कॉस्ट इक्वेट करनी होगी। सेम क्वेश्चन हमने करा है अपना अरिथमेटिक मैराथन में, सेम क्वेश्चन कवर करा है कि किस तरह से ये वाली चीजें करते हैं। ठीक है। सो आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सी मिक्सेस ऑल द थ्री नट्स एंड मार्क्स a price for the mixture in order to make a profit of 1752. She sells 4 kilogram of the mixture at this marked price and remaining at a 20% discount of the price, marked price, thus making a total profit of 744. Okay. Then the amount in rupees that she had spent in buying almonds is, तो उसको बताने कि उसने कितना अमाउंट स्पेंड करा है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि कैश्यू का कॉस्ट प्राइस है एक्स, फॉर द टाइम बिंग मान लो एक बारी को। पीनट्स का है वाई और आमंड्स का है जेड। सो उसको कितना उसने दिया है कि 7 किलोग्राम ऑफ कैश्यू, दैट इज 7x। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 30 किलोग्राम ऑफ पीनट। 30 किलोग्राम ऑफ पीनट की क्या वैल्यू होगी हमारी, 30y। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 9 किलोग्राम ऑफ आमंड्स। अब मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर आपके पास ऐसे तीन इक्वेशन आ जाती हैं या फिर दो वेरिएबल भी आते हैं आपके पास जिनके अंदर इक्वेटर आपको एक सिंगल वेरिएबल में लाने, इन तीनों का एलसीएम देख लो। 7 30 एंड 9, इन तीनों का एलसीएम देख लो। 7 30 9, इनका एलसीएम देख लो और उससे इक्वेट करा देते हैं। ठीक है। सो लेट से इनका एलसीएम क्या आएगा, 7 एज इट इज आएगा, दिस इज 10 into 3, 30 ले लेते हैं। एक 3 पहले ही आ चुका, सिर्फ 3 आएगा।
ठीक है, 30 × 3 90, 97 जा 630। ठीक है, 630 ए मान लेता हूँ चलो मैं। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स की वैल्यू आ गई 7 9 जा 63, 90 ए। तो मेरे को अपने कैशू का प्राइस लगा दैट इज 90 ए। मेरे पीनट का क्या प्राइस होगा, 30 वाई, यानी वाई इक्वल टू 630 ए/30। तो 0 से 0 321, 21 ए। जेड की वैल्यू क्या है, 630 ए/9, दैट इज 9 7 63 70। So now I have cost price for cashew, peanuts and almonds in a single variable। ठीक है, समझ गया अभी तक मैंने क्या करा है। तीनों की कॉस्ट थी, तीनों की कॉस्ट को उनके एलसीएम वाले नंबर से इक्वेट करा, और तीनों की जो कॉस्ट है ये वो सिंगल वेरिएबल में निकाली, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ए। क्लियर है सबको। अब मैं निकालता हूँ उसका टोटल कॉस्ट प्राइस उसे कितना पड़ा होगा। सो उसने कितना खरीदा, 4 किलोग्राम ऑफ कैश्यू। कैश्यू का प्राइस है 90, दैट मीन 360 ए, प्लस ये उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 360 ए प्लस 14 किलोग्राम ऑफ पीनट, सो 14 × 21, तो 21 14, ठीक है, यहाँ 9 तो 294 ए प्लस 6 किलोग्राम ऑफ दिस आमंड, 6 7 42, 420 ए। सो इसको ऐड कर देता हूँ, उसकी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, दैट इज 4 ए, 2 9 11, 11 से 17 7, 1 4 1 5, तो 7 3 10, 1074 ए। हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 1074 ए। क्लियर है। उसने बोला है कि अगर वो मिक्सचर को अपने मार्क प्राइस पे बेचती है, तो मैं मान के चलता हूँ मेरा मार्क प्राइस है वाई, जो मार्क प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू वाई, मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू वाई। अगर मार्क प्राइस पे सेल करते हैं तो हमारा टोटल मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी है, मतलब क्वांटिटी कितनी है, 4 किलोग्राम ऑफ कैशू, 14 किलोग्राम ऑफ पीनट प्लस 6 किलोग्राम ऑफ आमंड्स। सो आर टोटल क्वांटिटी इज 24 किलोग्राम। सो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 24 × वाई मार्क प्राइस। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आर टोटल कॉस्ट प्राइस 1074 ए प्लस हमारा प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज रुपीज 1752, रुपीज 1752। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वन आ गई। तो उसने साथ में क्या बोला है, इफ शी सेल्स 4 किलोग्राम ऑफ दिस मिक्सचर एट द मार्क प्राइस, दैट मीन्स 4 किलोग्राम तो उसने मार्क प्राइस पे बेचा, प्लस रिमेनिंग एट 20%। तो अगर 4 किलोग्राम बेचते तो रिमेनिंग कितना है 20, उसको कितने बेचा ना, 20% डिस्काउंट पे बेचा, यानी 0.8 वाई। देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट ऑफ 744। अगर प्रॉफिट ऑफ 744 है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस दैट इज 1074 ए प्लस कॉस्ट 740, मतलब प्रॉफिट 144। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। एक बार मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, फिर करते हैं सॉल्व। इसमें पहले एक बार ये कॉपी करके रख लेता हूँ हमारे पास इन तीनों की कॉस्ट के लिए, बिकॉज आगे यूज होगा ना हमारे पास ये। सो हमारे कैशू का प्राइस कितना है, कैशू का प्राइस इज 90 ए, पीनट का प्राइस इज 21 ए, एंड आमंड्स का प्राइस इज 70। ठीक है, ये कॉपी करके लेता हूँ मैं। सो हमारे पास अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। सो आर इक्वेशन वन इज 24 वाई इज इक्वल टू 1074 ए प्लस 1752, एंड इक्वेशन टू इज दिस विल गिव अस व्हाट, 16 वाई प्लस 4 वाई, 20 वाई, दैट इज 20 वाई इज इक्वल्स टू 1074 ए प्लस 740। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 70 टू 70, कूल। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 4 वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 वाई इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज कट जाएगा, एंड दिस विल गिव मी 10, 6 2 8 ना 1008। सो वाई विल गिव मी वैल्यू एज 252। सो मेरे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे को किसी भी इक्वेशन में डाल के निकालना क्या था, शी had spent in buying almonds, तो almonds का प्राइस था 70 है, तो मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है। सो मैं ए की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, ए की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। मैं इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन को, दैट इज इक्वल टू 20 × 252 इज इक्वल टू 1074 ए प्लस 740। हालांकि हम कैलकुलेशन बचा सकते थे यहाँ पे वाई को एलिमिनेट करके, बट ठीक है चलो कोई नहीं। 50 05040, 1074 ए प्लस 744
इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस विल गिव मी 5,000। मैं क्या करूँ इसके अंदर, पहले 40 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 5,000, इसमें से 700 करता हूँ विच विल गिव मी 4,300, इसमें से 4 करता हूँ विच विल गिव मी 4,296, 4,296 इज इक्वल टू 1,074 ए, एंड दिस इज इक्वल टू ए इक्वल टू 4। सो मेरे पास ए इक्वल टू 4 आ गया, जिससे मेरे को पता लग गया आमंड्स का प्राइस कितना है, 70 × 4 दैट इज 280। आमंड्स का प्राइस हो गया 280, और उसमें टोटल आमंड्स कितने खरीदे, 6 किलोग्राम। सो योर आंसर इज 6 किलोग्राम इंटू 280 किलोग्राम। सो दिस इज इक्वल टू 1680, है ना, है ना। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी, 1680। सो गाइस यार, दिस इज आर द क्वेश्चन जो मेरे को लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, बट आपको अटेम्प्ट करने के लिए इसके अंदर काफी कैलकुलेशन रन करनी पड़ी है, एंड दिस इज द क्वेश्चन यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में जाओगे तो कहीं पे कुछ भी गलती कर सकते हो। सो अगर आप वीडियो सेंड करो तो मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज नॉट अ राउंड वन क्वेश्चन, राउंड वन का क्वेश्चन ये नहीं है आपके लिए। चाहे आप कितने ही अच्छे, इवन इफ यू आर श्योर कि आप 99 परसेंटाइल लाओगे, आपको राउंड वन में तो नहीं करना चाहिए, अनलेस कि आपका वो अलग स्ट्रेटेजी है कोई, कि आपको राउंड वन में मैक्सिमाइज करना है स्कोर, अगर वैसा है दैट इज डिफरेंट, बट अगर आप राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री के अकॉर्डिंग चलोगे, 3 राउंड में आपको पेपर करना है, देन यू शुड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन राउंड वन। ठीक है, बट वही अगर आपने ऐसे वाले क्वेश्चंस करे हैं, जैसे हमारी क्लास में जो कवर हुए हैं क्वेश्चंस की, आपको कैसे प्राइस को इक्वेट करना है, देन कामनेस के साथ आगे चलने, अगर आपने ऐसे करा है तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट की कॉन्सेप्चुअली, बट आपको ये सॉल्व करने में थोड़ा लेंथी लग सकते हैं। कूल, चलो आगे चलते हैं। So question number 5. In a village, the ratio of number of males to female is 5:4. Okay. The ratio of number of literate male to literate female और illiterate male to illiterate female. ठीक है, सिंपल गाइस, बहुत फेवरेट क्वेश्चन कैट का। देखो इसके अंदर आपको क्या करना होता है ना, टेबल बनानी पड़ेगी, मेल, फीमेल, देन आपका पहले लेते हैं हम लिटरेट, फिर ले लेते हैं इलिटरेट। कूल, हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब उसने हमारे को पहले क्या बोला है, सबसे पहली लाइन है उसकी, द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल इज 5:4। तो मेल्स कितने ले लेता हूँ मैं, 5x, फीमेल कितने ले लेता हूँ, 4x। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स, तो यानी दिस इज 2, दिस इज 3। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स, तो इलिटरेट मेल इज 4x, 4y, एंड लिटरेट इलिटरेट फीमेल इज 3y। उसने बोला 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 3600। इफ दिस इज इक्वल टू 3600 एंड इनका 2:3 है, दिस इज इक्वल टू 5400। कूल है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। इन दोनों का सम इज टू, इन दोनों का सम इज इन रेशियो 5:4, दैट मीन्स 3600 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 5400 प्लस 3y, दिस इज इन रेशियो ऑफ 5x टू 4x, एक्स से एक्स कट जाएगा, दैट मीन्स 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 36 × 4 इज 144,000 प्लस 16y इज इक्वल्स टू 54,2700, नहीं 27,000 क्या, 54 × 5 270 होगा ना, ठीक है, प्लस 15y। सो y को एक तरफ ले जाते हैं हम, और नॉर्मल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाते हैं, दिस विल गिव मी y इज इक्वल्स टू 12,000, ये पर को 270, 144, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 4 गए 2, 126, 12600। ठीक है, सो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज, तो फीमेल्स की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स आपको निकालना है 4x की वैल्यू, 4x की वैल्यू क्या है आपकी, 5400 प्लस 3 × y, y की वैल्यू है 12,600, दिस इज इक्वल टू आंसर। आप कैलकुलेट कर लोगे, बट चलो मैं करके दिखा देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 5400 प्लस 00, 6 3 18, 1 कैरी, 3 2 6 6 7, 3 1 3, 37,800, 0 0 8 4 12, एक कैरी, 7 5 12 1 13, 4 3 2 12। सो योर आंसर इज 43,200, दिस इज योर आंसर। सो अगेन गाइस, आपको ये क्वेश्चन पहले लग सकता है बहुत टफ है, बट जैसे आपको मैंने क्लास में काफी बार बताया कि जब आपके पास इतने रेशियो वाले क्वेश्चन आए, एक एक टेबल बनती है, हर बार सेम टेबल आपको बनानी है,
और क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर मतलब डुएबल है तो। अगर कुछ बहुत माइनर ट्रिक है उसके अंदर या फिर कुछ वैसे, दैट इज डिफरेंट केस, लेकिन आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं। बट 90% केसेस में जो क्वेश्चन आता है वो इस टेबल से सॉल्व हो जाएगा। ओके। सो यो अपने क्लासेस वाली वीडियो अच्छे से करिए, अर्थमेटिक का तुम्हारा मैराथन है वो सब अच्छे से कराओ, तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन to question number 6. Amal buys 110 kilogram of syrup and 120 kilogram of juice. Syrup being 20% less costly than juice per kilogram. He sells 10 kilogram of syrup at 10% profit and 20 kilogram of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Amal sells the mixture at 308.32 per kilogram and makes an overall profit of 64%. Then Amal's cost price for syrup in rupees. ठीक है, तो देखो हमारा क्या है यहाँ पे, आंसर 6 निकलते हैं। जूस और सिरप है। सबसे पहले तो वही टेबल से ही चलते हैं हम अपना, सिरप जूस। कितने किलोग्राम उन्होंने खरीदा है, क्वांटिटी 110, जूस इज 120। सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली, तो मैं मानता हूँ उसकी जो कॉस्ट है सिरप की दैट इज 8x। मैंने 8x क्यों लिया है, ताकि जूस का 10x रख सकूं मैं, इससे 10% 20% लेस कॉस्टली रखना है। दिस इज कॉस्ट, दिस इज क्वांटिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। ही सेल्स 10 किलोग्राम ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट। तो 10 किलोग्राम उसने सिरप बेचा कितने प्राइस पे, 10% प्रॉफिट पे। दैट मीन्स 8x into 1 प्लस 20 किलोग्राम ऑफ जूस एट 20% प्रॉफिट। तो 20 किलोग्राम आपका जूस उसने कितने बेचा, 20% प्रॉफिट में, दैट मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस इंटू 1। ये उसने बेचा है हमारा 10 किलोग्राम ऑफ सिरप और 20 किलोग्राम ऑफ जूस। उसने बोला उसने बाकी का रिमेनिंग को मिक्स कर दिया। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 110 एंड 120, दैट इज इक्वल टू 330, जिसके अंदर से वो हमारा 30 किलोग्राम सेल कर चुका। सो रिमेनिंग कितना है हमारा, 300 किलोग्राम, दैट इज 300। इसको किस प्राइस पे बेचा है हमने, 300, सॉरी दिस 230, दिस इज 200, 200 इंटू 308.32 पे। ठीक है, ये उसका आ गया पूरा सेलिंग वाला सीन। और उसने इसके अंदर कितना पैसा बनाया, उसने 64% प्रॉफिट। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट में अगर यहाँ पे निकालता हूँ आपके सामने, तो उसकी कॉस्ट क्या है, 110 किलोग्राम इंटू 8x प्लस 120 किलोग्राम इंटू 10x। सो उसकी कॉस्ट हो गई 880x प्लस 1200x, दैट मीन्स 2080x। सो उसका 64% प्रॉफिट, दैट इज 1.64 इंटू 2080x। सो गाइस सिंपल आपका, आप देखो इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, सिंगल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्स की टर्म्स में एक सिंगल इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, तीन जगह एक्स है, एक्स को सबको एक तरफ ले आओ, सारे कांस्टेंट एक तरफ ले आओ, और उसने अल्टीमेटली पूछा है कॉस्ट प्राइस और सिरप। तो आपको एक्स की वैल्यू निकाल के उसको जो आपका आंसर होगा दैट इज 8 इंटू वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मे भी आपको पढ़ने में पहली बार लगा होगा कि बहुत ज्यादा टफ है, बट अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप एक टेबल के थ्रू जा रहे हो, जहाँ पे आप एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको पिक्टोरियल फॉर्म में एक टेबल बना लोगे, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। गाइस आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, वो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। Alex invested his saving in two parts. The simple interest earned on the first part at a 15% per annum for 4 years is same as the simple interest earned on second part at 12% per annum 3 years. ठीक है, सो आप आगे क्वेश्चन पढ़ लो क्या है, देन द परसेंटेज ऑफ सेविंग इन्वेस्टेड इन फर्स्ट पार्ट, तो मतलब ए इज टू बी बताना है उसे एक तरीके से, नहीं ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। तो मैं मान के चलता हूँ उसने पहले पार्ट के अंदर ए इन्वेस्ट करा है, सेकंड पार्ट में बी इन्वेस्ट करा है। तो उसने करा है, कहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए प्रिंसिपल एट 15% पर एनम फॉर 4 years, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर बी एट 12% पर एनम फॉर 3 years। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पी इंटू आर इंटू टी, दैट इज ए इंटू 15 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट, पी इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 5। ठीक है, 100 से 100 गया। सो ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 3:5। सो ए और बी का आपको रेशियो मिल गया। उसने बोला परसेंटेज ऑफ सेविंग इन्वेस्टेड इन फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में उसका कितना इन्वेस्टेड है, 3,
और उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3+5 into 100, दैट इज 3/8 into 100. सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, 37.5%. भाई सिंपल क्वेश्चन था. आई थिंक वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक करे हैं इसमें. दिस इज सेवंथ क्वेश्चन एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. एंड आई थिंक इसके अंदर 7 क्वेश्चन के अंदर से बस एक क्वेश्चन था जो थोड़ा कैलकुलेशन वाइज टफ हो सकता था. बट बाकी सारे इजी हैं. तभी हम जो आपको बोलते हैं कि अर्थमेटिक पे बहुत फोकस करोगे, इस अर्थमेटिक इजी होता है, अर्थमेटिक इजी होता है, उसका पर्पस है ये, है ना. चलो आगे देखते हैं. The average weight of students in a class increases by 600 gram when some new students join the class. Okay. If the average weight of new student is 3 kilogram more than the average weight of original students. Okay. Then the ratio of number of original student to number of new student is. Students in a class is. ठीक है, सिंपल है, सिंपल है. सो उसने क्या बोला हमारे को, रेशियो ओरिजिनल स्टूडेंट टू न्यू स्टूडेंट. ओके. सो मैं मान के चलता हूँ, देखो मेरे पास जो ओरिजिनल स्टूडेंट है टेबल के फॉर्म में चलते हैं, वो थे एक्स. ठीक है, ये काउंट है उनका. और जो मेरे उसका वेट था, ओरिजिनल स्टूडेंट का काउंट के साथ उसका जो वेट था, एवरेज वेट, दैट वाज लेट्स से 1 किलोग्राम. ठीक है. और जो मेरे न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं, मैं इसे भी एक लेके चलता हूँ. मतलब कि मैं अगर एक आया तो एक्स की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला आंसर होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आंसर होता है, अगर मैं इसको एक लेता हूँ न्यू स्टूडेंट को, तो मेरा एक्स की वैल्यू 0.5 आएगी. तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर दूंगा. बट फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन मैं अभी न्यू स्टूडेंट को एक लेके चल रहा हूँ. ठीक है. और उसने बोला न्यू स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट न्यू स्टूडेंट इज 3 किलोग्राम मोर. तो उसका एवरेज वेट कितना हो गया, A+. ये बात सबको क्लियर है, जहां तक सबको क्लियर है. तो और इनके आने के बाद इनका टोटल एवरेज वेट, यानी जब X+1 स्टूडेंट हो गए हमारी क्लास में, तो इनका जो एवरेज वेट है दैट इज A+0.6. उसने बोला है ना, एवरेज वेट आपका 600 ग्राम इंक्रीज हुआ है. तो इक्वेशन बना लेते हैं. टोटल वेट हमें इक्वेट करना पड़ेगा दोनों तरफ. सो मेरा ओरिजिनल वेट कितना था, X into A+1 into A+3. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू X+1 स्टूडेंट इंटू A+0.6. क्लियर है सबको. चलो आगे चलते हैं अपना. XA+A+3 इज इक्वल्स टू व्हाट, XA+0.6 X+A+0.6. सो एलिमिनेट कर देते हैं एक्स ए को दोनों तरफ से. एक्स ए गया और ए गया. सो नाउ आई हैव 0.6 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये. इस 0.6 को इस तरफ ले जाता हूँ, 2.4. सो एक्स इज इक्वल्स टू 4. सो एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई. सो उसने क्या पूछा था हमारे से क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओरिजिनल स्टूडेंट. तो ओरिजिनल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, 4, और न्यू स्टूडेंट है मेरे पास 1. सो योर आंसर इज 4:2. भाई सिंपल था, डुएबल, कोई डिफिकल्ट तो नहीं होगा ये वाला करना. सो या दिस वाज सैंपल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके 2022 स्लॉट 1 में आए अकाउंट्स के. एंड ये मेथोडोलॉजी जिस तरह से मतलब कि हम C2C में भी अपना कराते हैं कि हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला ओरिएंटेड अप्रोच ना रख के बेसिक से कवर करना चाहें. बिकॉज आई बिलीव, मतलब मेरा जो पर्सनल बिलीफ है कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला से ओवरलोडेड करने का मतलब है आपके अंदर कैट के टाइम पे बहुत अननेसेसरी प्रेशर बना देना. एंड आई एम अगेंस्ट प्रेशर कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बने. बिकॉज वो बहुत प्रेशर सिचुएशन अपने आप में होती है डीडे के अंदर. आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे होते हो, बहुत ज्यादा चीजें चल रही होती है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर का सोच रहे हो. तो सो जितना आप बेसिक के थ्रू जाओगे उतना ज्यादा हेल्प होगी आपको. सो वही बिलीफ रहता है. तभी आप देखोगे हमारे जो 8 क्वेश्चन हमने करे हैं, किसी में बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करा, बहुत बेसिक से चले हम. चाहे ये वाला क्वेश्चन आप देखो, सम वाला की हर जगह इक्वेट करने का ट्राई करा है, नॉर्मली क्वेश्चन बनाए. दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि आई थिंक टफेस्ट होगा इस सेट में, मतलब इन अरिथमेटिक आई गेस. एंड नॉट कॉन्सेप्चुअली, अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं है. अगर आपने हमारी अरिथमेटिक मैराथन करी है तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करे हैं जिसके अंदर हमने कॉस्ट प्राइस को इक्वेट करा है. ठीक है. देन ये वाला क्वेश्चन तो बहुत करा है. इनफैक्ट इसी के अंदर विलेज वाले के अंदर ही वो क्वेश्चन का टाइप होता है. आपको अगर याद होगा कि दो कैंडिडेट वर देयर, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी. कैंडिडेट ए को कुछ लोगों ने वोट करा, कैंडिडेट बी को कुछ नहीं करा. इन सेकंड राउंड कुछ शफल हो गया, है ना. हमने क्लास में काफी बार करे हैं वो वाले क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का था, सेम. शुगर सिरप वाला इजी था. देन सिंपल इंटरेस्ट वाला तो आई थिंक इजिएस्ट था इस वाले सेट में.
देन ये अगेन ये भी बहुत सिंपल था. सो या, दिस वाज द वीडियो. आई होप आपको वीडियो से हेल्प हुआ. थैंक यू गाइस, बाय. So starting with question number one. So question number one is the daily work of two men is equals to the daily work of three women, and that is equals to four youngsters work. Okay. By employing 14 men, 12 women, and 12 youngsters, a certain work can be done in 24 days. If it is required to finish the given work in 14 days and only men are available as additional labor, how many of them will be required? Okay. या सो इन सच क्वेश्चंस व्हाट वी डू, हम अपने जो मैन है वीमेन और यंगस्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी कंपेयर करते हैं. सो हमारे को क्या दे रखा है इसके अंदर. सी, टू मैन का जो वर्क है तो मैं मानता हूँ मैन की एफिशिएंसी है एक्स. दैट मीन्स दो मैन, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, थ्री वीमेन, वीमेन की एफिशिएंसी वाई, एंड फोर यंगस्टर्स इनकी एफिशिएंसी जेड. अब हमें क्या करना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेके कोई भी से टू, थ्री और फोर इनका एलसीएम लेके उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई इक्वेट कर दे ताकि हम एक्स वाई जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकें. ओके. सो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 12. दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6, वाई की वैल्यू क्या आ गई 4, और जेड की वैल्यू क्या आ गई 3. दैट मीन्स मेरा जो एक मैन है वो एक दिन में 6 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करता है, एक वीमेन 4 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करते हैं, और एक यंगस्टर 3 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करते हैं. ठीक है, हमारे पास अब तीनों की एफिशिएंसी मिल गई 6, 4 और 3. अब हमें क्या बोला है कि बाय एम्प्लॉइंग 14 मैन, 12 वीमेन एंड 12 यंगस्टर्स अ सर्टेन वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 24 डेज. दैट मीन्स 14 मैन, एक मैन कितना काम करता है 6, प्लस 12 वीमेन, वो कितना काम करते हैं, 12 वीमेन काम करते हैं 3, सॉरी 12 वीमेन करते हैं 4. ठीक है, और नेक्स्ट इज 12 यंगस्टर्स, 12 यंगस्टर्स ना 3. ये इतने लोग कितने दिन के लिए काम करते हैं, 24 डेज के लिए. तो हमारा काम कंप्लीट होता है. दैट मीन्स इतने यूनिट ऑफ वर्क हमारा टोटल है. सो अब हमें क्वेश्चन में उसने पूछा गया है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द गिवन वर्क इन 14 डेज, अगर 14 डेज में काम कंप्लीट कराना है सिर्फ और सिर्फ मैन से, दैट मीन्स 14 डेज मैन का मैं काउंट मानता हूँ ए मैन, और एक मैन कितना काम करता है 6. सो ये हमारा वर्क हो गया, इनको काम कंप्लीट करना है. सो हमारे पास वर्क की वैल्यू इक्वेट इक्वेट हमारे पास आ गई, दैट इज 14 इंटू ए इंटू 6. हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ. 6 टाइम्स 4, 6 4 24. ठीक है, और हम कुछ कट कर सकते हैं अभी. हाँ चलो, एक टू से और कट कर दें. 2 2 4, 2 7 14. ठीक है. और तो हम कुछ नहीं कर सकते ना अभी. ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी. सो 14 इंटू 6, 14 5 70, 84. ठीक है, 12 4 48 प्लस 36, 2/7 ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ए. सो इनको अंदर वालों को ऐड कर लेते हैं. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 8 6 14 और 4 18, एक कैरी, 4 4 8 8 8 16 इक्वल्स टू ए. 7 टाइम 2 14, 7 चौक 28. सो ए की वैल्यू आ गई 28, 24 इंटू 4 48. सो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, 48. क्लियर है, दैट मीन्स 48 मैन आर रिक्वायर्ड. तो इस सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, in a large packet there are 7 boxes of different weights. If the average weight of those boxes is a pound, that means हमारे पास 7 बॉक्स हैं. कोई भी बॉक्स को मैं थोड़ा सर्कुलर बना रहा हूँ. इन दो 5 7. ठीक है, और इनका जो टोटल वो है एवरेज है सातों वेट बॉक्स का, दैट इज ए पाउंड. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम ऑफ द वेट ऑफ 4 बॉक्सेस. तो 4 बॉक्सेस कौन से, उसने बोला हैवीएस्ट 4 बॉक्सेस. सो हैवीएस्ट 4 बॉक्सेस मैं मानता हूँ ये वाले मेरे हैवी हैं, चार लास्ट वाले. ठीक है, सो इन 4 बॉक्सेस का वेट बताना है हमें. सो देखो हमारा मिनिमम क्या होएगा, हमारा टोटल वेट क्या आएगा, टोटल वेट क्या होगा बॉक्सेस का, 7 बॉक्स और एवरेज इज ए, सो टोटली 7 है. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है ना. अब मैं अगर देखूं मेरा
मिनिमम वेट कितना होगा अगर मैं मानता हूं कि सारे बॉक्स ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब मेरे को अगर मिनिमम वेट निकालना होगा मैं कैसे करूंगा कि मेरा 7A जो है मैं ऑलमोस्ट सबको बराबर बराबर दे देता हूँ, ऑलमोस्ट सबको बराबर बराबर दे देता हूँ। बस इसमें से कुछ कुछ ग्राम हटा देता हूँ, मान लो जैसे कुछ कुछ हटा दिया, जैसे मैंने 1 ग्राम हटा दिया, यहाँ से 2 ग्राम हटा दिया, यहाँ से 3 ग्राम हटा दिया, यहाँ से 4 ग्राम हटा दिया। मैं भी जस्ट नॉर्मल बोल रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट श्योर कि 1 ग्राम हटेगा या उससे भी बिल्कुल माइन्यूट, कुछ भी बिल्कुल डेल्टा। ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे जो लास्ट के 4 बॉक्स हैं, ये 4 बॉक्स हैं, इनका वेट क्या होगा? 4A प्लस समथिंग, क्योंकि अगर 3 से रिमूव हो रहा है तो यहाँ होगा। इनफैक्ट आप इसको इस तरीके से देखते हो, अगर मैं एपी वाली टर्म्स में देखूं, सो मेरे 7 हैं तो मैं मानता हूँ कि दिस इज A-3D, A-2D, A-D, है ना? मतलब ये उल्टा लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। एंड दिस विल बी A+D, A+2D, A+3D। सो कुल मिला के जो मेरा मिनिमम वेट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 4A प्लस समथिंग, लेट से डेल्टा, कुछ भी बहुत माइनर वेट। ऐसे ही मेरा जो मैक्सिमम वेट आएगा इन बॉक्स का वो कितना होगा कि 7A माइनस डेल्टा। डेल्टा नहीं लेते, चलो यहाँ पे कुछ भी लेता हूँ, एक्स लिख लो चलो, कि इन 3 बॉक्स का कुछ तो वेट होगा ना, इन 3 बॉक्स का कुछ तो वेट होगा ना। सो लेट्स से इन तीनों बॉक्स का वेट है इज एक्स। सो 7A कंप्लीट वेट माइनस थोड़ा सा वेट। सो इस रेंज में आंसर आना चाहिए मेरा 4A से थोड़ा सा ज्यादा, 7A से थोड़ा सा कम। सो मैं ऑप्शन चेक कर दूं अपना, 8A, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। 30/4A, that is 7.5A, which again is wrong. Next is 3.2A, which again is wrong because 4A से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी, विच इज इक्वल टू 4 3 12, 4.33 समथिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? हमारा इसके अंदर क्या करा हमने, सॉल्व कैसे करा कि हमने देखा हमारा मिनिमम वेट कितना होगा और हमारा मैक्सिमम वेट कितना होगा। मिनिमम वेट हमारा आएगा कि हमारे अगर सातों बॉक्स को मैं इक्वल भी डिस्ट्रीब्यूट करूं, ऑलमोस्ट इक्वल करूं, सो 4A प्लस सम एक्स्ट्रा वेट। और मैक्सिमम कितना होगा कि 7A माइनस कुछ उन शुरुआत के 3 बॉक्स का, दैट इज 7A माइनस डेल्टा या फिर डेल्टा या एक्स कुछ। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। सॉरी। So question number 3 is Jeevan and Neeru live in same street and often walk towards each other's home. If they both leave their home at 8 a.m., they will meet at 8:04 a.m. 8 a.m. 4 minute, मतलब 8 hours 4 minute of a.m. If Neeru leaves her home at 8 a.m., but Jeevan does not leave his home until 8:03 a.m., then they will meet at 8:05 a.m. How many minutes does it take for Jeevan to walk all the way to Neeru's home? ठीक है, देखो डायग्राम के थ्रू चलते हैं इसके अंदर। मैं मानता हूँ जीवन का घर है, दिस इज नीरूज होम, एंड जीवन एंड नीरू बोथ लेफ्ट देयर होम एट 8 a.m. एंड वो कब मिलते हैं? दे विल मीट एट 8:04, लेट्स से 8:04 पे है। और मैं मानता हूँ जीवन की स्पीड है x, नीरू की स्पीड है y। सो इस वाले डिस्टेंस को, इस वाले टाइम में 4 मिनट के अंदर जीवन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? 4x। नीरू ने कितना ट्रेवल करा होगा? 4y। सो डिस्टेंस कितना होगा इनके घरों के बीच में? 4x प्लस 4y। क्लियर है सबको कि 4 मिनट डिस्टेंस जीवन ने ट्रेवल करा, 4 मिनट से डिस्टेंस नीरू ने ट्रेवल करा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय जीवन इज 4, दैट इज टाइम इनटू स्पीड x, 4x। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 4 मिनट, तो 4x। सिमिलरली नीरू का क्या होगा? 4 बाय। सो दिस इज केस वन। नाउ मूविंग टू केस टू। केस टू इज इफ नीरू leaves her home at 8 a.m. बट जीवन डज नॉट लीव होम एट 8:03 a.m. तो 8:03 तो जीवन चला नहीं, दैट मीन जीवन ने कब होम लीव करा? 8:03 a.m. पे। नीरू ने कितने पे करा? 8 a.m. पे। ठीक है। एंड दे मेट एट 8:05, दैट मीन्स 8:05 पे वो दोनों मिले हैं। ठीक है। तो भी डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल करा होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस उनका सम ऑफ देयर डिस्टेंस ट्रेवल भी इक्वल, बिकॉज वही उन दोनों घर के बीच का डिफरेंस है। तो जीवन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 2 मिनट ट्रेवल करा है एट अ स्पीड ऑफ एक्स। नीरू ने कितना ट्रेवल करा है? 5 मिनट ट्रेवल करा है, 8:05 to 8, 5 मिनट एट अ स्पीड ऑफ वाई। ठीक है, डिस्टेंस इज सेम, दैट इज 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। ये पहले केस वाला हमारा डिस्टेंस इक्वेट कर देते हैं, 2x इक्वल्स टू वाई। सो हम अपने वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे को क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी इक्वेशन। हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक फॉर जीवन टू वॉक ऑल द वे टू नीज होम? तो जीवन को कितना टाइम लगेगा? तो हमारे पास डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस कितना है? 4x प्लस 4y। टाइम निकालना है जीवन के लिए, तो जीवन की स्पीड से डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे,
है ना। अगर हमें टाइम निकालना है तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे ना। स्पीड की वैल्यू क्या है, एक्स, डिस्टेंस क्या है, 4x+4y। सो देखो क्या हो गया, 4x+y, वाई की वैल्यू क्या, 4y। 4x+4y है ना ये। वाई की वैल्यू क्या है, 2x, दैट मीन्स 4 × 2x, 8x डिवाइडेड बाई एक्स, दैट इज टाइम इक्वल्स टू 12x/x, एक्स एक्स करके टाइम आ गया 12 मिनट्स। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 12। ठीक है, क्लियर है सबको। दो केस बनाए हमने अपना, कि जब पहले केस के अंदर दोनों ने एटीएम पे घर छोड़ा, अपना 4 मिनट डिस्टेंस, 4 मिनट लगे ट्रैवल करने में, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या है, 4x+4y। सेकंड केस के अंदर हमने क्या करा कि जीवन ने अपना घर छोड़ा 8:03 पे, और नीरू ने छोड़ा 8 AM पे। नीरू ने 5 मिनट डिस्टेंस ट्रैवल करा, जीवन ने 2 मिनट डिस्टेंस ट्रैवल करा। नीरू, जीवन की स्पीड थी x, तो जीवन का डिस्टेंस होगा 2x। नीरू ने 5 मिनट ट्रैवल करा एट y स्पीड, तो नीरू का होगा 5y। सो 2x+5y को हमने, जो हमारा पहले वाले इक्वेशन से डिस्टेंस निकला था 4x+4y, उससे इक्वेट कर दिया। कूल है। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 4 is, an alloy contain copper, zinc and tin in ratio 4:5:6 respectively. Another alloy containing copper and tin is melted and mixed with first alloy. Okay, तो पहले वाले जो alloy है उसके अंदर हमारे पास कॉपर, जिंक, टिन तीनों है, और सेकेंड alloy में कॉपर और टिन है। ओके, दिस, या, सो देन इट इज गिवन, इफ द मिक्सचर कंटेन, मतलब जो मिक्सचर है अलॉय 1 अलॉय 2 का, दैट कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड टिन रेशियो ऑफ 13:1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन द सेकंड अलॉय। ठीक है, सिंपल है, देखो हो जाएगा, हमारे पास कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। तो मैं देखता हूँ, हमारे पास पहले कॉपर है, जिंक है और टिन है। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट अलॉय है, अलॉय 1, दैट इज इन द रेशियो 4:5:6। ठीक है, सेकंड अलॉय में मेरे पास क्या क्या है, अलॉय 2 में मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ कॉपर और टिन। कॉपर और टिन मैं मानता हूं यहाँ पे मेरा है 1:x। ठीक है, 1:x मान लो। अलॉय 2 में जो मेरा कॉपर और टिन है, दैट इज ऑफ रेशियो 1:x। तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना रेशियो निकालेंगे। ठीक है, मतलब वन ऑफ दीज फोर होगी, इधर 5/12 होगी, 25/9 होगी, 9/25 होगी, 9/61 होगी। ठीक है, ठीक है, अब हमारे को उसने बोला है जो उनका मिक्सचर है, जो मिक्सचर है उसकी जो रेशियो है, दैट इज 13:1:3। सो अब आपको ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, आपको पता है आपका जो जिंक है, जो जिंक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट से आ रहा है, वो तो सिर्फ इस वाले पार्ट से आ रहा है ना। तो क्यों ना मैं इस वाले कंप्लीट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं जिंक की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो, जैसे मैं 5 से करूंगा, दिस विल बी 65, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 15। अब आपको पता है कि आपका अलॉय 1 और जो मिक्सचर है, मिक्सचर, उसमें जिंक का रेशियो सेम है, जिंक यहाँ से कुछ आया नहीं। दैट मीन्स मैं मानता हूँ कि 15 ग्राम, लेट से 15 ग्राम हमारा अलॉय 1 था। अगर 15 ग्राम अलॉय 1 था, तो हमारा जो मिक्सचर 2 है इसके अंदर टोटल इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, 85 ग्राम। जिसके अंदर अलॉय 1 तो आया मेरा सिर्फ और सिर्फ 15 ग्राम, और अलॉय 2 मेरा कितना आएगा इसके अंदर, 70 ग्राम। है ना, क्योंकि मेरे पास कॉपर आने का एक, जिंक आने का एक ही सोर्स है, दैट वाज फ्रॉम अलॉय 1, और वो आ गया। तो मेरा जो अलॉय 2 है उसमें कितना रेशियो आया कॉपर का, कॉपर कितना आया, 65 - 13, दैट इज 52। और ये कितना आया, 15 - 3, दैट इज 12। क्लियर है सबको ये, सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक चीज गलती कर दी। 65 - 4, ये माइनस करना है ना, 61, 5 - 5 0, 15 - 6 9। आपका ये मिक्सचर है ना, मिक्सचर में से आप अलॉय 1 माइनस करोगे ना, अगर आपको अलॉय 2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, दिस कंप्लीट मिक्सचर माइनस अलॉय 1। सो आपका क्या रेशियो मिल गया आपको अलॉय 2 में कॉपर और जिंक का, 61:9। आपका 1:x की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन ये था, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन। ये गाइस, ये वाली चीज जरूर चेक करना पेपर के अंदर कि कॉपर:10 पूछा है। कई बार वो यहाँ पे रिवर्स कर देता है गेम, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 9:25, 25:9। तो कई बार क्वेश्चन रिवर्स कर देगा कि आपके पूरा क्वेश्चन कॉपर:10 चल रहा है, बट एंड में 10:कॉपर पूछ लिया।
ठीक है, तो चलो ये वाला यहाँ पे तो डिफिकल्टी हुई नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 61:9। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। So next question, question number 5 is, in a chess tournament, a player is ranked within a group of participants. Okay. The ratio of the number of players ranked ahead of the player to the number of players ranked behind him is 5:12. Okay. If there are a total of less than 420 players in the group, what is the maximum possible number ranked ahead of player? ये बहुत सिंपल है, देखो। मानते हैं हम ये प्लेयर की रैंक है, प्लेयर रैंक। 5x लोग उससे आगे हैं, 12x लोग उससे पीछे हैं। सो हमारे टोटल लोग कितने हैं? ये टोटल जो लोग हैं ये पूरे ग्रुप के अंदर, दैट इज लेस देन 420। सो देखो, 12x प्लस प्लेयर खुद प्लस 5x उसके आगे वाले, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 420। दैट मीन्स 12 प्लस 5 17x इज लेस देन 419। सो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 7 2 34, 34 6 6 7 79, 17 4 समथिंग। ठीक है, सो 24 पॉइंट समथिंग आएगा। सो एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 24। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है? वट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ प्लेयर्स रैंक अहेड ऑफ हिम? अहेड ऑफ हिम कितना है उसका मैक्सिमम प्लेयर? दैट इज 5x। तो 5 × 24, आंसर इज 120। सो ऑप्शन नंबर बी, 120 इज द करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। दिस इज गाइस फॉर मैक्सिमम। मिनिमम क्या आएगा आपके अंदर इस वाले में? कि आप देखोगे कि प्लेयर एटलीस्ट ये खुद होना चाहिए, और ये 12 5 17 और ये तो होंगे ही होंगे। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, 0 क्या 1 भी रखना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट 12 + 5 17 ये तो होंगे ही होंगे, बिकॉज रेशो बता रहे हो आप, तो इतने लोग तो होने ही चाहिए। सो मिनिमम लोग आपके कितने होने चाहिए? 18। सो मिनिमम इज 18, मैक्सिमम इज 420, मतलब इससे कम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। G invested rupees 2400 in a bank paying 6% per annum compound interest, simple interest. At the end of certain time, he withdrew his principal and interest amounting to 3120 rupees. R invested 3/4 of G's principal. तो G का प्रिंसिपल कितना था? 24। यहाँ से आप R का प्रिंसिपल निकाल लोगे, और टाइम 8% सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम है उसका सेम जो इसमें से निकालोगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो पहले करते हैं जी का। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू इंटरेस्ट, नॉट अमाउंट। ठीक है गाइस, और इंटरेस्ट क्या होता है आपका? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये बेसिक बेसिक गलतियां मत करो, बहुत बेसिक चीज है ये वाली। आपको एग्जाम में अगर ये वाले क्वेश्चन में मिस्टेक करके आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल कितना है? 2400। रेट कितना है? 6% अपॉन 100। ठीक है, टाइम कितना आपको निकालना है? डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू व्हाट? आपका अमाउंट है 3120, प्रिंसिपल है 2400। सो 720 हो गया। सो चलो सॉल्व करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो गया। 24 × 3 72, 6 × 5 30। सो टाइम की वैल्यू आ गई 5 years। ठीक है सॉरी। सो अब हमारे पास क्या गिवन है? आर इन्वेस्टेड 3/4 ऑफ जी प्रिंसिपल। तो जी का प्रिंसिपल है 2400। सो जी का क्या प्रिंसिपल हो जाएगा? जी का प्रिंसिपल हो जाएगा 3/4 ऑफ 2400। 4 6 24। सो उसका प्रिंसिपल हो गया 18। ठीक है, इन अनदर बैंक विच पेड 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो आर क्या आ गया इसका? 8%। और टाइम क्या आ गया? सेम टाइम, दैट इज 5। फाइंड हाउ मच इंटरेस्ट आर वुड रिसीव। तो आर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? P R T अपॉन 100। सो डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं। 18 × 5 90, 90 × 8 720। सो योर आंसर इज ऑप्शन है ₹720। क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, चलो आई होप सबको क्लियर हो गए। शुरुआत के 6 क्वेश्चन सिंपल सिंपल थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A shopkeeper wants to sell 40 books. If he sells 15 books at rupees 156 per book, he can sell all the books. But on an average, each increase of the price of book by rupees 6 will leave the shopkeeper with one unsold copy of with no possibility of reselling it. Okay. So उसने क्या बोला है? शॉपकीपर के पास 40 बुक्स हैं। तो अगर मेरा प्राइस है 156 और मेरी क्वांटिटी है 40, अब वो मेरे से बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप प्राइस में ₹6 बढ़ाते रहोगे,
अगर मैं यहाँ पे प्राइस बढ़ा देता हूँ अपना कितना, 162, सो मेरी 39 बुक्स बिकेगी बिकेगी, एक बुक अनसोल्ड रहेगी। और 6 बढ़ा देता हूँ, 168, सो मेरी 38 बुक्स बिकेंगी। इस तरह से गेम है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पैटर्न मूव कर रहे हैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर कि 156 माइनस 6x, एक्स मतलब जितनी बार मैं अपना प्राइस बढ़ा रहा हूँ 6 रुपीज से, दैट इज प्राइस। तो क्वांटिटी मेरी कितनी बुकिंग की बुक की, 40 माइनस एक्स, जितनी बार प्राइस बढ़ाऊंगा उतनी बुक्स अनसोल्ड जाती है, ठीक है। ये गेम है। अब हमारे को बताना है उसका कि मैक्सिमम उसका कितना होगा, प्रॉफिट कितना आएगा, सेल अमाउंट कितना होगा, प्रॉफिट नहीं सेल अमाउंट कितना मैक्सिमम आएगा। सो मेरा अमाउंट कैसे निकलेगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 156 माइनस 6x, 40 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, 156 इंटू 40 माइनस 156x माइनस 240x प्लस 6x स्क्वायर। सो अब आपको पता है कि अगर आपको किसी भी वैल्यू में अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना होता है तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना होता है। तो मैं आपको फटाफट एक बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताता हूँ कि किस तरह से हम करते हैं। हम डिफरेंशिएशन किसी भी फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि एक वैल्यू है y, दिस इज इक्वल्स टू के क्यूब, या फिर ए रेस टू द पावर के, लेट से। सो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है, या मतलब एक्स की फॉर्म में डी वाई या फिर डी डैश लगा लो, डी वाई बाई डी ए, दिस विल बी के टाइम्स ए रेस टू द पावर के माइनस वन, ठीक है। सिंपल है। सो मैं इसका आपको एग्जांपल भी अगर दे दूं एक, 4x क्यूब, अगर इसको आपको डिफरेंशिएट करना है वाई है, तो वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स 3, आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, एक्स की पावर हो जाएगी 3 - 1 2, सो दिस इज इक्वल टू 12x, ठीक है। और आपको डिफरेंशिएशन का किसके इक्वेट कर देना, जीरो के। सो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ अमाउंट को। तो कांस्टेंट के अंदर कोई एक्स की पावर ही नहीं है, दैट विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम -156, दिस विल बिकम -240, दिस विल बिकम 12x, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो 12x इज इक्वल टू, मैं अपने माइनस वालों को इस तरफ ले जाता हूँ, दैट विल बिकम जीरो, सॉरी 6, 4 5 9, 2 1 3, 396। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12 3 36, 12 3 36, सो एक्स की वैल्यू होगी 33। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, क्या हमने सही करा है कि आई थिंक कुछ एरर हुआ है, मेरे को एक मिनट दो। 156 माइनस, ओके दिस इज प्लस गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज प्लस 6x ना, क्योंकि प्राइस तो हम इंक्रीज कर रहे हैं ना। सो 156 प्लस 6x, ओके दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम 240x प्लस में आएगा यहाँ पे, एंड दिस विल बिकम -6x स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी गाइस, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया, ठीक है। सो अगेन दिस, इसका डिफरेंशियल बनेगा जीरो, इसका बनेगा -156, इसका बनेगा +240, एंड दिस विल बिकम -12x इक्वल्स टू जीरो। सो 12x को इस तरह, 12x इक्वल्स टू -156 है, 240 है, सो दिस विल गिव मी 4488, 88, 12 में 88 है, दिस विल बिकम 84, नॉट 84, 88। 12x इक्वल्स टू 84, सो x की वैल्यू आएगी 12 5 67, 12 7 84, ठीक है। सो हमारा उसने पूछा कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू, दूसरा पेन यूज करता हूँ, प्राइस विल बी इक्वल्स टू 156 प्लस 6 इंटू 7, 42, सो 156 प्लस 42, दिस विल बिकम 198, सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 198। क्लियर है। इनफैक्ट आप इसके अंदर अगर ऑप्शन देखोगे, सो कोई भी ये दोनों तो पक्का नहीं है, क्योंकि ये हमारा 156 प्लस 6x की फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि आप देखोगे दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 156 प्लस 6x, नाइदर दिस, ठीक है, दोनों तो पक्का नहीं है। अगर मैं ऊपर वाला भी चेक करूंगा, सो दिस विल 44, 32 2 34, ये भी नहीं है। सो आप इसको बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने अभी देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 था या 5 था, जो अलॉय वाला, या 4 था मे बी, वही वाला क्वेश्चन है। देखते हैं पर क्या क्वेश्चन है हमारे पास।
An alloy A contains two elements, copper and tin, in the ratio of 2:3, whereas an alloy B contains the same element in the ratio of 3:4. Okay. If 20 kilogram of alloy A, 28 kilogram of alloy B, and some more pure copper, ठीक है, some third जो quantity, that is pure copper, is are mixed to form a third alloy C, which now contains copper and tin in the ratio of this. What is the quantity? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए मे भी उसने थर्ड जो क्वांटिटी ऐड करवाई है, पर देखो हमारा उसने बोला अलॉय वन जो है उसके अंदर कॉपर और टिन, टिन है ना यार, टिन, इनका रेशियो इज 2:3, और इनकी क्वांटिटी उसने कितनी डाली है, 20 किलोग्राम। दैट मीन्स कॉपर और टिन की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैसे निकालते हैं हम, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3, 5 × 20, 5 4 = 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम कॉपर आया एंड 12 किलोग्राम टिन आया। सिमिलरली जो एलॉय टू है उसके अंदर क्या रेशियो है, 3:4, और ये कितनी क्वांटिटी डाली हमने, 28 किलोग्राम। दैट मीन्स 28 किलोग्राम में हमारा कितना होएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 + 3, 7 × 20, 7 4 = 28, 12 एंड 16। ठीक है। सो उसने बोला है, अब हमने क्या करा, इसका एक बार ऐड कर लेते हैं, 20, ये कितना हो गया, 28। उसने बोला है कि हमने अब क्या करा, सम मोर प्योर कॉपर ऐड करा है। तो मैं मानता हूं कि मैंने जो प्योर कॉपर ऐड करा है दैट इज ऑफ x किलोग्राम, प्लस x किलोग्राम प्योर कॉपर ऐड कर दिया। तो अब जब इनको मैंने ऐड करा अपना, मतलब कि अलॉय वन, अलॉय टू, और जो प्योर कॉपर x किलोग्राम, उनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा रेशियो बन रहा है 6:7। दैट मीन्स 20 + x/28, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6:7। तो 7 4 = 24, 20 + x इक्वल 6 × 4 24, x की वैल्यू होगी 24 - 20, दैट इज इक्वल टू 4 किलो। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, 4 किलो। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आई होप समझ आया होगा। ऑप्शन बी, 4 किलोग्राम। Moving to next question, question number 9. The average weight of three friends is 30 kilogram. When the weight of another person is included, the average weight of four individual will be an even integer. What is the minimum possible weight in kilogram of the additional person? ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, थ्री फ्रेंड्स है जो, लेट से A B C, इनका जो एवरेज वेट है दैट इज 30 किलोग्राम। तो अगर मैं देखूं A + B + C, इन तीनों का टोटल वेट कितना होगा, 3 × 30, दैट इज इक्वल टू 90 किलोग्राम। ये उसका टोटल वेट होगा ABC का। आगे देखते हैं, व्हेन द वेट ऑफ फोर्थ पर्सन इज इंक्लूडेड, मैं मानता हूँ फोर्थ पर्सन जो D है, A + B + C + D, दैट विल बिकम 90 + x। तो जो डी एस पर्सन उसका वेट हो गया x किलोग्राम। अब उसने बोला 90 + x को जब मैं इसका एवरेज लूंगा, एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी अ इवन इंटीजर। उसने कहा ये इवन इंटीजर बनेगा, तो मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ एडिशनल पर्पस, तो x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो 90 + x डिवाइडेड बाय 4, अगर मेरे को इवन इंटीजर बनाना है, इवन इंटीजर बनाना है, सो एक्स की वैल्यू पहली बात तो ऑब्वियसली इवन होगी। तो पुट करके देख लेते हैं, सबसे पहले मैं 2 पुट करके देखता हूँ, 92/4, दिस विल गिव मी व्हाट, 4 2 = 8, 4 3 = 12। क्या 23 एक इवन इंटीजर है, नहीं। चलो आगे देखते हैं, 90 + 4 डिवाइडेड बाय 4, 94 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं। सो 90 + 6 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 24। क्या ये इवन इंटीजर है, यस। क्या ये मिनिमम है, यस। सो योर आंसर इज 6 किलोग्राम। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको? चलो, okay, so moving to question number 10. So question number 10 is, two metals X and Y are to be used for making two different alloys. If the ratio by weight of X to Y in first alloy is 6:5, and that in second is 7:13, how many kilogram of X metal must be melted along with 11 kilogram of first alloy and 20 kilogram of second, so as to produce new alloy containing 40% of metal Y? ओके, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा अलॉय वन है, A1, उसके अंदर एक्स और वाई का रेशियो क्या है, 6:5। अलॉय टू के अंदर क्या है, 7:13। उसने बोला है
कि कितने किलोग्राम ऑफ एक्स मेटल अलॉन्ग विद 11 किलोग्राम ऑफ 11 किलोग्राम हमारे पास ये है पहला मेटल, और है 20 किलोग्राम सेकंड। सो 11 किलोग्राम में एक्स और वाई की क्या क्वांटिटी हो गई? 6 किलोग्राम ये, 5 किलोग्राम ये, 20 के अंदर ये हो गया 7, ये हो गया 13। तो इसकी टोटल हो गई 13, इसका हो गया 18। अब उसने बोला है कितना किलोग्राम एक्स मेटल मस्ट बी मेल्टेड अलॉन्ग विद दिस। तो एक्स किलोग्राम कितने किलोग्राम ऐड करना होगा, लगा लो एक्स किलोग्राम ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है। सो एज टू प्रोड्यूस अ न्यू अलॉय कंटेनिंग 40% ऑफ मेटल वाई। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, दैट इज 13 + x डिवाइडेड बाई 18, इन दोनों को जब मिला देते हैं, सो जो हमारी टोटल क्वांटिटी होगी उसके अंदर हमारा जो y है, ये y, दिस विल बी 40%। अगर ये 40% है तो x कितना हो जाएगा हमारा? 60%। दैट मीन्स इनका रेशियो क्या हो गया? 6:4, दैट इज 3:2। तो सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। 2 9 = 18, 13 + x इज इक्वल्स टू 3 × 9 27। यस। सो x इक्वल्स टू 14 किलोग्राम। सिंपल था। 14 किलोग्राम हमें ऐड करना है। जब हम 14 किलोग्राम ऐड कर लेंगे तो हमारे x की क्वांटिटी बन जाएगी 27, इसकी हो जाएगी 18। सो इसको टोटल ऐड करने पे कितना बनेगा? 45 किलोग्राम। सो इसका 40% कितना आएगा? 40% ऑफ 45, दैट इज इक्वल टू 18 किलो, जो कि हमारा y की क्वांटिटी कूल है। सो आंसर क्या है हमारा? 14 किलोग्राम। चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। 25 men can complete a piece of work in 14 days. After every 5 days, 5 men are called off. ठीक है, सिंपल है। देखो, इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखा था, अभी उसी तरह से है। टोटल वर्क की वैल्यू क्या होगी? मैं मानता हूं एक आदमी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। तो मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 25 × 14, इतने यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 350 यूनिट्स मेरा टोटल काम है। ठीक है। अब उसने मेरे को बोला है कि आफ्टर एवरी 5 days 5 men आर कॉल्ड ऑफ। दैट मीन्स शुरुआत के 5 दिन तक कितने लोग काम करते हैं मेरे पास? 25। उसके बाद नेक्स्ट 5 डे कितने लोग काम, मतलब नेक्स्ट 5 डेज के लिए मेरे पास कितने लोग काम करते हैं? 5 लोग हट जाएंगे तो 20 × 5। ठीक है। फिर कितने लोग करेंगे? 5 × 5, 15 × 5। फिर नेक्स्ट में कितने करेंगे? 10 × 5। फिर कितने करेंगे? 5 × 5। इस तरह से मेरे पास काम चलेगा। अब मेरे को बताना है कितने दिनों बाद मेरी 350 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो, कुछ तो कॉमन है, उन्हें तो पहले ही निकाल लेते हैं। जैसे 125 शुरुआत के 5 दिन में आएगा, 100 नेक्स्ट 5 में आएगा, 75 उससे नेक्स्ट में आएगा, 50 नेक्स्ट में आएगा, और 50 लास्ट में। सो हमारा इफेक्टिवली फर्स्ट 5 डेज 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, इस तरीके से है। सो मेरा काम कितना? 350 यूनिट्स। सो शुरुआत के 10 दिन में कितना काम होएगा? 2 to 5। नेक्स्ट 10 दिन में कितना हो रहा है? 1 to 5। सो शुरुआत के 20 दिन में कितना काम हो रहा है मेरा? 350। ठीक है। सो आंसर हो गया शुरुआत के 20 दिन, 20 डेज। कूल है। ये तो सिंपल था, अगर हमारा मिल गया। अगर हमारा मानो 350 की जगह हमारा होता 340 लेट से, सो मेरे को क्या करना होता? मैं इनको ऐड करता जाता कि 5 दिन 125, 10 दिन 225, 15 डेज 300। ठीक है। और 20 डेज 350। बट 350 तो मेरा काम ही नहीं होता, काम होता मानो मेरा 340। तो मैं क्या करता? मेरे को पता लगता 15 डेज में कितना है? 300। 16 डेज में कितना हुआ? 15-15 काम कर रहे हैं ना हमारे दिन, 315। कितना कितना काम करते हैं? ये वाला है ना, सॉरी। 10-10 काम कर रहे हैं, 310। 17 दिन में कितना हुआ? 320। 18 दिन में कितना हुआ? 330। 19 दिन में कितना हुआ? 340। सो मैं अपना आंसर बोलता है 90। तो इस तरीके से ये इसके अंदर राउंड में ही आ गया आंसर हमारा, कि 20th आंसर हो गया। इनफैक्ट इसके अंदर हम आप ऑप्शंस भी यूज कर सकते थे अपने, इनकेस यू वांट। बट हाँ, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला तो काफी। ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मिंकू टिंकू पिंकू रिंकू कॉन्ट्रीब्यूट अ टोटल ऑफ 360 टू बाय अ गिफ्ट। ओके। मिंकू कॉन्ट्रीब्यूट्स, मतलब एक तरीके से आपको क्या बोला है उसने अभी? M + T + P + R = 360। चलो आगे देखते हैं। मिंकू कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/5 ऑफ वट अदर्स कॉन्ट्रीब्यूट। दैट मीन मिंकू की जो वैल्यू है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ वट अदर्स कॉन्ट्रीब्यूट। अदर्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे पास? दैट इज T + P + R।
ठीक है, ये हमारे को उसने इक्वेशन बोली है। इक्वेशन टू उसने क्या बोला, टिंकू कॉन्ट्रीब्यूट वन फोर्थ ऑफ वट अदर्स कॉन्ट्रीब्यूट, दैट मीन टिंकू इक्वल्स टू वन फोर्थ ऑफ मिंकू प्लस पिंकू प्लस रिंकू। ठीक है, टिंकू कॉन्ट्रीब्यूट वन थर्ड ऑफ अदर्स, यानी पिंकू की वैल्यू क्या है, वन थर्ड ऑफ अदर्स। अदर्स कौन कौन से हैं पिंकू के टाइम पे, मिंकू प्लस टिंकू प्लस रिंकू। अब हमें बताना है फाइंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय रिंकू। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत नॉर्मल पेट टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको दिख रहा है कि आपको पता है एम प्लस टी प्लस पी प्लस आर की वैल्यू पता है। ठीक है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एम बाय फाइव ऐड कर दूं, एम बाय फाइव ऐड कर दूं, सो मेरा ये राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, मेरा राइट हैंड साइड बन जाएगा एम प्लस टी प्लस पी प्लस आर बाय फाइव, ये बनेगा। एंड इसके अंदर मेरे को एम प्लस टी प्लस पी प्लस आर की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 360। सो दिस विल बिकम 360 बाय फाइव, विच इज इक्वल टू 72। और यहाँ पे देखो एम प्लस फाइव क्या बनेगा मेरा, सिक्स एम प्लस फाइव। एम प्लस फाइव क्या बनेगा, यहाँ देखो एम प्लस एम बाय फाइव, दिस विल बिकम सिक्स एम बाय फाइव, दिस इज इक्वल टू वॉट 72। सो सिक्स वन जा सिक्स 12। सो एम की वैल्यू क्या आ गई 60। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ये। ठीक है, इसी तरह से अब हम हर इक्वेशन के अंदर ऐड करते हैं। इसके अंदर हमारे को क्या ऐड करना पड़ेगा, टी बाय फोर, यहाँ पे टी बाय फोर। सो दिस विल गिव मी 5t/4 इज इक्वल्स टू एम प्लस पी प्लस टी प्लस आर, दैट इज 360/4, दैट इज 90। सो 5 ना 18, टी विल बी इक्वल टू 72। सीरियसली मैं खुद गलती कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सही तो है, टी इक्वल टू 72। आगे चलते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं p/3 ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव मी 4p/3, दिस इज इक्वल्स टू 360/3, दैट इज 120। 4 30 जा, सो p इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे आगे p की वैल्यू 90। ठीक है, सो हमारे पास क्या गिवन था, m प्लस टी प्लस पी प्लस आर इक्वल्स टू 360, जिसके अंदर मेरे को m पता लग गया 60, t पता लग गया 72, p पता लग गया 90, r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो इनको ऐड करते हैं, दिस विल बिकम 150 72, है ना। सो r इक्वल्स टू 360 माइनस 222, 140 138, है ना। 138 140 या r इक्वल्स टू 138, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13। So question is, in an MLA election, Mr. Tora filled the form from two constituencies, Golconda, Rolconda. The number of votes not cast for him at Rolconda was greater by 20% than that at Golconda. Not cast wala, okay. He lost at Rolconda by twice as many votes as the number of votes by which he won at Golconda. If a total of 3,20,000 votes voted at each constituency, then how many of them voted for Mr. Tora at Golconda? ठीक है, सो देखो ये दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है हमारा, मतलब वोट्स वाला क्वेश्चन होता है, बट इसके अंदर आपको ना टेबल बनानी चाहिए। जैसे आप ऐसा करो कि रोलकुंडा गोलकुंडा, ये बना लेते हैं। एंड गाइस इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक बाय डिफॉल्ट मान लो ओनली टू कंटेस्टेंट कंटेस्टेड। ठीक है, यूजुअली यही होता है। सो फॉर हिम मिस्टर टोरा, फोर टोरा अगेंस्ट टोरा। ठीक है, इस तरीके का टेबल हमने बना लिया। अब हम देखते हैं क्या है, जो नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फ्रॉम इट रोलकुंडा, यानी रोलकुंडा की जो अगेंस्ट है, दैट वाज ग्रेटर बाय 20% दैट एट गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के अगर अंदर अगर उसके खिलाफ 10x वोट थी, सो हियर इट विल बी 12x, 20% मोर। ठीक है, सो अगर मेरे पास टोटल 3,20,000 वोट्स थे, सो यहाँ पे 10x है, तो ये कितना हो जाएगा 320 माइनस 10x, ये कितना होगा 320 माइनस 12x। अब हमारे को उसने क्या बोला है, ही लॉस्ट एट रोलकुंडा, यहाँ पे लॉस है। यहाँ से अगर वो लॉस हुआ है, कोई एक इंसान अगर इलेक्शन हारता है, फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे को मिलते हैं 10 वोट और मिस्टर टोरा को मिला है 20 वोट्स, तो मैं कितने वोट से आ रहा हूँ,
20 - 10, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को मिले हैं 28, लेट से 18 वोट्स, और मिस्टर तोरा को मिले 12, तो मैं कितने वोट से जीता हूँ? 6 वोट, 12 81। तो अगर मैं विनिंग वाली कंडीशन में हूं तो मैं अपने वोट माइनस अपोनेंट के वोट, और अगर लूज वाले में हूं तो अपोनेंट के वोट माइनस मेरे वाले, ठीक है। तो रोल कुंडा में वो अगर कंटेस्टेंट हारा है तो उसकी लॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12x -320 के, ये के बाई डिफॉल्ट है, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं थाउजेंड्स में लेके चल रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 12x, दैट इज 24x -320, ठीक है। बाई विच ही वॉन एट गोलकुंडा, और गोलकुंडा में उसकी विक्ट्री है, वॉन। तो उसकी वॉन की वैल्यू क्या होगी? विक्ट्री की वैल्यू दिस माइनस दिस, दैट इज 320 -20x, ठीक है। सो उसने क्या बोला है कि जितना उसका लॉस है वो ट्वाइस है, दैट मीन्स लॉस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वॉन, नंबर ऑफ वोट्स बाय विच वॉन, ठीक है। सो दैट मीन्स 24x -320 इज इक्वल्स टू 640 -40x। सो एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, नंबर को एक तरफ ले जाते हैं, दिस विल बिकम 64x इक्वल्स टू 960, ठीक है। चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 32 टाइम्स 64, 32 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 960, ठीक है। सो 2 टाइम्स 15, सो एक्स इक्वल्स टू 15, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। हाउ मेनी वोट्स, देन हाउ मेनी ऑफ देम वोटेड फॉर मिस्टर टोरा एट गोलकुंडा, गोलकुंडा दैट मीन्स ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्या मैंने सही करा है? ओके, दिस वॉज इन थाउजेंड ना, ठीक है। सो मेरे पास जी की वैल्यू उस कितनी आएगी इसके अंदर? 320 -10 × 15, दैट इज 320 -150, दैट इज टू 170, एंड ऑल दिस वैल्यू इन थाउजेंड, दैट मीन्स कितने लोगों ने वोट करा है मिस्टर टोरा को गोलकंडा में? 170,000, ठीक है। भाई सिंपल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी किसी पॉइंट पे, बट अगर आप फॉर्मेट देख के चलोगे तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। चलो, मतलब एटलीस्ट रिमेंबर दिस फॉर फर्दर क्वेश्चंस कि हम कैसे कर रहे हैं वाली चीज को, कि टेबल बनाना, जैसे टेबल बना के आपको करना है क्वेश्चन इजी होता जाता है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है मेनली क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। थ्री स्विमर्स डेक्स्टर माइकल फ्रोडो participated in a swimming pool competition with Dexter finishing 20 मीटर ahead of Michael and 34 मीटर ahead of Frodo, ठीक है। तो मैं आपको साथ के साथ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। डेक्स्टर ने जब कंप्लीट करा तो माइकल कितना पीछे था? 20 मीटर, और फ्रोडो कितना पीछे था? 34 मीटर, दैट मीन्स फ्रोडो को ये वाला, फ्रोडो और माइकल के बीच कितना डिफरेंस था? 14 मीटर, क्लियर है। वाइल माइकल फिनिश्ड, ठीक है, जब नेक्स्ट केस में माइकल यहां पहुंच गया तो फ्रोडो कितना पीछे था? फ्रोडो वॉज 21 मीटर पीछे, फ्रोडो वॉज 21 मीटर पीछे। ईच ऑफ द थ्री पार्टिसिपेंट स्वम विद अ कांस्टेंट स्पीड ड्यूरिंग द रेस, ईच स्विमर कवर्ड द एंटायर डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द पूल। देखो बहुत सिंपल है। अब आपको पता है माइकल ने यहां से यहां तक आने में, माइकल ने इस पॉइंट से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 20 मीटर्स, दैट मीन्स 20 मीटर्स ऑफ माइकल इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फ्रोडो। फ्रोडो पहले 34 मीटर पीछे था, 34 मीटर पीछे था फिनिशिंग लाइन से। अब फ्रोडो कितना पीछे रह गया? अब फ्रोडो कितना पीछे रह गया? 21 मीटर। समझ आ रहा है? तो दैट मीन्स फ्रोडो ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 13 मीटर। तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा माइकल और फ्रोडो का? 20:13, क्योंकि जब माइकल ने अपना 20 मीटर कवर करा, माइकल ने जब 20 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, तो फ्रोडो ने कितना करा है? वो पहले 34 मीटर पीछे था, अब वो 20 मीटर तक आया, तो करीब करीब यहाँ 34 होगा लेट से। तो फ्रोडो ने ये डिस्टेंस कवर करा है, तो हमें इनकी स्पीड का रेशियो मिल गया। दैट मीन्स फॉर एवरी 20 मीटर्स ऑफ माइकल, एवरी 20 मीटर ऑफ माइकल, फ्रोडो कितना ट्रेवल करा है? 13 मीटर। दैट मीन्स माइकल जब 20 मीटर ट्रेवल करेगा तो फ्रोडो कितने मीटर लैग करते हैं? 7 मीटर लैग कर रहे हैं। फ्रोडो कितना मीटर लैग कर रहा है? 7 मीटर लैग कर रहा है, ठीक है। सो हमारे पास अगर इन दोनों के बीच में रेस के एंड में 21 मीटर का गैप बन रहा है, अगर इन दोनों के बीच में 21 मीटर का गैप बन रहा है, तो दैट मीन्स माइकल ने कितना ट्रेवल करा होगा? माइकल ने 60 मीटर ट्रेवल करा होगा, फ्रोडो ने उसके अंदर 20 मीटर, 21 मीटर कम, दैट मीन्स 39 मीटर का रेस करा होगा। सो हमारे पास क्वेश्चन यही था, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द पूल? लेंथ ऑफ पूल है माइकल का ट्रेवल, दैट इज 60 मीटर।
सो आंसर इज 16। क्लियर है गाइस सबको? क्लियर है सबको? चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 10 years ago, Edward had eight members, and their average age of family was, ठीक है, मतलब एवरेज ऑफ कोई फैमिली एज है 33 ईयर। 4 years later, मिसेज एडवर्ड डाइड एट द एज ऑफ 64 years, and William Edward was born. Okay. After 3 more years, Mr. Edward died at the age of 72 years, and Liz Edward was born. Find the present age of the family in years. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार बस। 10 years पहले की बात है ये, ठीक है। एडवर्ड हैड 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स थे उनके पास। एवरेज एज थी 33। और 8 मेंबर्स, ठीक है। सो अब अगर सारे लोग सेम के सेम यहाँ पे आते तो उनकी फैमिली एज कितनी हो जाती? 43। एवरेज एज 43 हो जाती। अभी अगर फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज पूछा है ना, 43 एक एवरेज एज होती। बट कुछ लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग नए बॉर्न हुए हैं, राइट। कुछ लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग न्यू बॉर्न हुए हैं। तो आप इसके अंदर को दो तीन तरीके सॉल्व करने के, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो आप सॉल्व कर सकते हो, विच इज बैकवर्ड ट्रेसिंग पे ही चलते हैं। चलो फिर सबसे सिंपल है वो। हमारे पास इनकी टोटल एज कितनी है यहाँ पे? 33 इंटू 8। ये टोटल फैमिली की एज है। ये टोटल फैमिली की एज है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर से अब हमें कुछ लोग हटाने होंगे, कुछ लोग ऐड करने होंगे। कुछ लोग हटाने होंगे, कुछ लोग ऐड करने होंगे। तो पहले तो मैं मिसिस एडवर्ड की देख लेता हूँ। 4 year लेटर मिसिस एडवर्ड की डेथ हुई है 64 पे। दैट मीन्स यहाँ पे मिसिस एडवर्ड की एज क्या थी? 60 years। तो हटा देते हैं मिसिस एडवर्ड को, क्योंकि वो यहाँ पे हमारे पास नहीं रहे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे विलियम एडवर्ड बॉर्न हुए 4 years लेटर, विलियम एडवर्ड, जो कि अगर 4 years बाद हुआ है तो यहाँ पे विलियम एडवर्ड की क्या एज होगी? 6 years। आगे देखते हैं उसको, 6 years एज होगी। सिमिलरली आफ्टर 3 more years, दैट मीन्स टोटल जब 7 years हो चुके होंगे, आफ्टर 7 years जो हमारे एडवर्ड है, मिस्टर एडवर्ड, उनकी डेथ होगी 72 पे। और उनकी 72 पे डेथ हुई है तो यहाँ पर वो कितने होंगे? 72 - 7, दैट इज 65। तो 65 और हटा देते हैं उनकी एज से। और यहाँ पे कौन बॉर्न हुआ है? लिज एडवर्ड, जो कि अगेन कितने साल के हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? 3 साल के, जो कि हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकी टोटल एज निकाल लेते हैं फैमिली की, विदाउट मिस्टर एडवर्ड एंड मिसिज एडवर्ड। दैट इज इक्वल टू 8 - 4 = 24 4 - 2 24 - 264 -125 चलो ऐसे subtract करते हैं। 14, 14 - 5 इज 9। 5 - 2 इज 3, 139। सो 139 होगी पांच 6 जनों की एज, 6 मेंबर्स की। अब इन 6 मेंबर्स को अगर 10 साल तक मैं वो लाइव रहेंगे ये, तो इनकी एज कितनी बढ़ेगी? 6 × 10, दैट इज 60। और हमारे दो न्यू बॉर्न जो हुए हैं बॉर्न, दैट इज 9। ठीक है, ऐड कर देते हैं। 9 - 9 = 18, 6 × 3 = 9 = 10, 208। ठीक है, हमारा फैमिली का सम हो गया, एज का सम हो गया 208। एवरेज एज आप कैसे निकालोगे? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर, दैट इज 8। सो 8 × 2 = 16, 4 8 48, 8 6 = 48। सो आपकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 26 ईयर्स। आंसर इज 26। ठीक है। इसको करने के और बहुत तरीके थे कि आप यहाँ पर इनको फॉरवर्ड ट्रेसिंग कर लो या फिर करंट एज से रिप्लेस करते जाओ, बट आई थिंक बैकवर्ड ट्रेसिंग बहुत सिंपल, मतलब कि थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है सॉल्व करने में, बट समझने में डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कि कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट वाइज इट इज इजी। ओके, चलो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय।